हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फंक्शन की दूसरी कैटेगरी के बारे में, मतलब फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू बट पास आर्गुमेंट। ऐसा फंक्शन हम बनाएंगे जो कि रिटर्न वैल्यू तो नहीं करता कॉलिंग फंक्शन को, लेकिन जो फंक्शन इसे कॉल करेगा या जिस प्रोग्राम में जब इसे कॉल किया जाएगा तो इसे आर्गुमेंट सप्लाई किया जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। मतलब ऐसा फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐड फंक्शन है, नो रिटर्न वैल्यू बट पास आर्गुमेंट का मतलब ऐसा फंक्शन मान लीजिए ऐड के लिए हम बनाते हैं तो नो रिटर्न वैल्यू मतलब वाइड, और फंक्शन का नाम अगर ऐड है और बट पास दी आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट पास करने का मतलब ये है कि जब इसे कॉल किया जाएगा तो इससे दो, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट इसे पास किए जाने हैं, ऐसा अगर प्रोटोटाइप में लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसे कॉल किया जाएगा तो ये कॉलिंग फंक्शन में कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि रिटर्न टाइप की जगह वाइड लिखा गया है, लेकिन जहाँ कॉल किया जाएगा वहाँ से इसको दो आर्गुमेंट जो कि इंटीजर टाइप के होंगे वो दिए जाएंगे। तो ये होता है फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू बट पास आर्गुमेंट। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं इस कैटेगरी के लिए और यूज़ करते हैं उसको प्रोग्राम में। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैं एडिशन का ही बनाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल से हैज इंक्लूड iostream डॉट एच और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio डॉट एच। अब हमको जो फंक्शन बनाना है जो कि नो रिटर्न वैल्यू बट पास आर्गुमेंट के हिसाब से बनाना है, तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा फंक्शन का, वहाँ पे हम पहले इंट लिखते थे इस तरीके से अगर हमको रिटर्न करना होगा तो इंटीजर टाइप। लेकिन जब हमें रिटर्न नहीं करना होता है, आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है, जैसा कि पहला कैटेगरी में हमने देखा, तो वहाँ पे हमने दोनों ही टाइप में वाइड लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर केवल वाइड लिखा जाएगा रिटर्न टाइप पे क्योंकि हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। उसके बाद ऐड फंक्शन। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट लिखूँ या दो आर्गुमेंट, ये आपके प्रोग्राम के हिसाब से तय होता है कि आर्गुमेंट कितने पास किए जाने हैं। एक्चुअली में जब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं तो आर्गुमेंट का मतलब होता है कि हमारे फंक्शन को कितनी वैल्यूज और किस टाइप की वैल्यूज सप्लाई की जाएंगी। मतलब ये आर्गुमेंट वैल्यू का टाइप और उसकी संख्या बताता है। तो मान लीजिए कि मेरा जो फंक्शन है इसको दो आर्गुमेंट की जरूरत होगी, दोनों इंटीजर होंगे, तो मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप में लिखूंगा इंट कॉमा इंट और सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इंट और फ्लोट, आपको दो आर्गुमेंट चाहिए तो इंट और फ्लोट लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से आपको तीन आर्गुमेंट चाहिए तो आप तीन लिख सकते हैं, वो भी तीनों अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक आर्गुमेंट चाहिए तो आप एक लिख सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर मैं 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो यूजर से 2 नंबर लिया जाएगा, वो इंटीजर टाइप का होगा। तो मैंने 2 आर्गुमेंट दिए, इंटीजर कॉमा इंटीजर। अब मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन। तो यहाँ पर यूजर द्वारा 2 वैल्यू ली जाएंगी, मतलब दी जाएंगी प्रोग्राम पर, जो कि हम फंक्शन को देंगे, ऐड फंक्शन को, और ऐड फंक्शन उन 2 नंबर का एडिशन प्रिंट करेगा। तो उसके लिए प्रोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं। हमको 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इंटीजर a कॉमा b। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया। अब यूजर से पहले ये 2 वैल्यू को एंटर करा देते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं हम। पहले मैसेज प्रिंट कराते हैं, सी आउट, मैसेज देते हैं एंटर वैल्यू फॉर ए। ये हो गया। अब सी इन, ये वैल्यू एंटर करा लेते हैं ए वेरिएबल पर। इसी तरीके से सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर
सबसे पहले देखिए मैंने मैसेज दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू एंटर करी, फिर एंटर वैल्यू ऑफ बी और सी इन बी। तो इस तरीके से हमने मैसेज दे के ए और बी दोनों के लिए यूजर से वैल्यू ली और जो कि ए और बी वेरिएबल पर स्टोर हो गया। अब हमको करना क्या है, हमको ए और बी की जो वैल्यू है वो हमको देनी है, सप्लाई करनी है ऐड फंक्शन को। मतलब ऐड फंक्शन को अब कॉल करना है ताकि ये ए और बी की जो वैल्यू यूजर द्वारा ली गई है प्रोग्राम में उसे वहां पर दिया जा सके। तो ऐड फंक्शन चूंकि रिटर्न नहीं कर रहा है उसको सीधे कॉल करेंगे हम उसके नाम से ऐड। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन के अंदर हमने पहले से बोला हुआ कि इंटीजर टाइप की दो वैल्यू दी जाएंगी। यहाँ पर हमारे ए और बी दोनों ही इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो ए कॉमा बी ये वैल्यू इसको सप्लाई दी गई। इसके बाद जो कोड होगा कि मतलब ए और बी की वैल्यू को फंक्शन किस तरीके से लेगा, उस पर क्या वर्क करेगा, वो फिर फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा। तो ये है फंक्शन का प्रोटोटाइप। यहाँ हमने फंक्शन को किया कॉल। अभी फंक्शन की डेफिनेशन बची है कि जब इस वैल्यू को फंक्शन लेगा तो कैसे उस पर मतलब कि उन वैल्यूज के साथ वो क्या करेगा, वो उसकी डेफिनेशन में लिखा होगा। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। गेट सी एच, फिर रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0 और लास्ट में ये मेन फंक्शन क्लोज। तो यहाँ तक आपका एक जो प्रोग्राम बना, यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप है, फंक्शन को हमने प्रोग्राम ने कॉल किया है। अब फंक्शन का डेफिनेशन बचा हुआ है कि फंक्शन एक्चुअल में ए और बी वैल्यू के साथ क्या करेगा। तो उसकी जो कोड है वो फंक्शन डेफिनेशन में आएंगे, जो कि मैं मेन के बाद अब लिखने वाला हूँ। तो प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज हुआ है, अभी यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन करना बचा हुआ है। तो कंटिन्यू है प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे और जैसा कि प्रोटोटाइप में लिखा गया है वाइट ऐड। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो प्रोटोटाइप में हमने केवल ये बोला कि इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम उसे डिफाइन करते हैं तो हम उसके साथ उसकी वेरिएबल भी वहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर और इसके लिए पहले के लिए वेरिएबल मैंने लिखा x, इसी तरीके से इंटीजर और दूसरे इंटीजर के लिए मैंने लिखा वेरिएबल y। तो इस तरीके से जब आप फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं तो वहाँ पर केवल ये लिख सकते हैं आप कि ये इस टाइप के आर्गुमेंट और इतने आर्गुमेंट सप्लाई किए जाएंगे, लेकिन जब आप उसे डिफाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर वेरिएबल बनाने होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ मैंने फंक्शन को कॉल किया था मेन में और लिखा था ऐड ए कॉमा बी, इसको बोला जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट। जहां पर कि फंक्शन को कॉल किया गया है, वैल्यू सप्लाई की गई है, उसे एक्चुअल आर्गुमेंट कहा जाता है। और जहां हमने फंक्शन को डिफाइन करते समय जो वेरिएबल बनाया x और y, इसको बोला जाता है फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट। तो आपको बुक में ये जो वर्ड्स हैं पढ़ने को मिलेंगे, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं जहाँ पर, तो फंक्शन को कॉल करते हैं जो वैल्यू यहाँ पर सप्लाई करते हैं ये एक्चुअल आर्गुमेंट है। और उसके बाद जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर जो वेरिएबल बनाते हैं वो है फॉर्मल आर्गुमेंट। और एक्चुअल आर्गुमेंट की जो वैल्यूज होती है ए और बी वो फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी होती है। इसका मतलब कि जो मेन फंक्शन में जब इसको कॉल किया गया ऐड फंक्शन को, तो ए और बी की वैल्यू जो कि यूजर द्वारा दी गई होंगी वो एक्चुअल आर्गुमेंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट यानी एक्स वाई पर कॉपी होंगी। तो वहाँ पर जब ऐड को कॉल किया गया है और ए बी सप्लाई किया गया है तो उसकी वैल्यूज जैसे ए की वैल्यूज एक्स की जगह और बी की वैल्यूज y की वेरिएबल पर स्टोर होंगी। तो एक्चुअल आर्गुमेंट की जो वैल्यूज होती हैं वो फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी होती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हमने फंक्शन डिफाइन किया तो यहाँ पर जो मैंने एक्स वाई लिखा, यहाँ पर a और b की वैल्यूज यहाँ पर कॉपी होंगी जो कि हमने कॉल करते समय सप्लाई किया था मेन फंक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। हम a और x और y की वैल्यू को ऐड करके स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पर इंट c इज इक्वल x प्लस y। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर
सी आउट एडिशन इज, अब इसका एडिशन आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जो कि सी में है, सी, और इस तरीके से ये फंक्शन क्लोज। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है। हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा, फिर फंक्शन को कॉल किया और लास्ट में यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया। x और y पर a और b की वैल्यू है जो कि मेन फंक्शन से दी गई है, और c पर उसको ऐड किया गया है और सी आउट स्टेटमेंट से उसको प्रिंट कराया गया है। अगर आप चाहें तो आपको ये दो लाइन आप स्किप कर सकते हैं, सीधे सीधे अगर आप इसकी वैल्यू x और y की जो एडिशन है वो प्रिंट कराना चाहते हैं तो सी आउट एडिशन इज, और यहाँ पे c की जगह x प्लस y है, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट। तो एक ही लाइन में आपका जो एडिशन है वो प्रिंट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने फंक्शन की दूसरी कैटेगरी, जिसमें कि फंक्शन कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं करता लेकिन उसमें आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, आर्गुमेंट उसमें सप्लाई किए जाते हैं, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम से एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉरवर्ड आर्गुमेंट को समझा कि एक्चुअल आर्गुमेंट की जो वैल्यूज होती है वो फॉरवर्ड आर्गुमेंट पे कॉपी होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे हम फंक्शन की दूसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।